हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 6 बादल राग। आज हम बादल राग के एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों को करेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने बादल राग कविता के माध्यम से निराला जी ने बादलों के महत्व का वर्णन किया है। वे बादलों को उनके गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वही उनका मानना है कि बादल जो होते हैं वो गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान तो प्राप्त करते ही हैं और उनका बादल मनुष्य जीवन के क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सामर्थ्य रखते हैं। जो बादल होते हैं वो मनुष्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो इतनी पावर रखते हैं कि वो जीवन को बदल सकते हैं। मनुष्य की इस धरती को नव जीवन देने का भी सामर्थ्य उनके अंदर है। हमारे जीवन में बादलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाई हमारे जीवन में बादलों की जो स्थान है, भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में बादल अपने शीतल जल से ठंडक प्रदान करते हैं। भाई बादल जो है, जो बारिश का वर्षा का पानी होता है, शीतल जल होता है, वो हम लोगों को ठंडक प्रदान करते हैं। किसानों के लिए तो बादल नवजीवन है। यदि बादल ना हो तो किसान के लिए कृषि का कोई महत्व नहीं है। अगर बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी तो किसान का कृषि के साथ कोई महत्व नहीं है। उनकी फसल का स्वरूप और आकार बादलों द्वारा ही किए गए पानी से मिलता है। भाई जो उनकी फसलों को स्वरूप और आकार मिलता है वो सिर्फ बादलों के पानी से ही मिलता है। तो इस प्रकार हमने बादल राग कविता के को शॉर्ट में देखा। अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बादल राग के कवि कौन है? भाई बादल राग के कवि कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी कमलकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सूर्यकांत तिवारी निराला, ऑप्शन डी कमलकांत तिवारी निराला जी। भाई इन चारों में से बादल राग कविता के कवि हैं। आंसर इज ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 2, कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? भाई वह कवि बादलों का आह्वान किस रूप में करता है? ऑप्शन ए वर्षा के रूप में, ऑप्शन बी क्रांति के रूप में, ऑप्शन सी मजबूरी के रूप में, ऑप्शन डी शांति के रूप में। आंसर इज ऑप्शन बी क्रांति के रूप में बादल का आह्वान करता है। प्रश्न नंबर 3, मानव जीवन में सुख कैसा है? भाई मानव जीवन में सुख का स्थान कैसा है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी मायावी, ऑप्शन डी अदृश्य। भाई इन चारों में से सुख का स्थान कैसा है? आंसर इज ऑप्शन बी अस्थिर। सुख का स्थान जीवन में अस्थिर होता है। प्रश्न नंबर 4, मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? भाई मानव जीवन में कौन सी छाया आती जाती रहती है? ऑप्शन ए सुख दुख की छाया, शांति अशांति की छाया, ऑप्शन सी स्थिर अस्थिर की छाया, ऑप्शन डी गतिहीन गतिशील की छाया। कौन सी छाया मानव जीवन में आवागमन चलता रहता है? आंसर इज सुख दुख की छाया का मानव जीवन में आवागमन चलता रहता है। भाई सुख आया है तो उसके बाद दुख आता है और दुख आया है तो सुख आता है। दोनों स्थिर नहीं है, आते जाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भाई कविता के अंदर बादल किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए क्रांति का, ऑप्शन बी निम्न वर्ग का,
ऑप्शन सी शांति का, ऑप्शन डी उच्च वर्ग का। आंसर इज ऑप्शन ए क्रांति का। कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? भाई जब क्रांति होती है तो सबसे ज़्यादा अधिक लाभ किसे मिलता है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए धनी वर्ग को, ऑप्शन बी छात्र वर्ग को, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को, ऑप्शन डी निम्न वर्ग को। भाई इन चारों वर्ग में से क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? आंसर इज ऑप्शन डी निम्न वर्ग को क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 7, अंगना अंग से लिपटे कौन काँप रहे हैं? भाई अंगना अंग से लिपटे हुए कौन काँप रहे हैं? इस कविता के माध्यम से प्रश्न बताओ। ऑप्शन ए धनी, धनी लोग अंगना अंग से लिपटे हुए काँप रहे हैं। ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी बीमार। आंसर इज ऑप्शन ए धनी लोग अंगना अंग से लिपटे कौन का वे काँप रहे हैं, यानी अपने प्रियतम के अंगों से लिपटे हुए भी पूंजीपति धनी लोग काँपते रहते हैं। किससे? क्रांति के भय से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? भाई बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी बालक। आंसर इज ऑप्शन बी कृषक। बादलों को अधीरता से कौन बुलाता है? कृषक, क्योंकि कृषक की फसल, किसान की फसल बादलों के पानी पर निर्भर होती है। बादलों का पानी ही उसे स्वरूप और आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, क्रांति के बादलों की वर्ज गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? भाई बादलों की, क्रांति के बादलों की गर्जना को सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग पर, ऑप्शन डी कृषक वर्ग पर। भाई इन चारों में से किस वर्ग पर क्रांति के बादलों की वर्ज गर्जना से वर्ग भयभीत हो जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग पर गर्जना से पूरा वर्ग भयभीत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रुद्र कोश है शुद्ध तोष। यहाँ रुद्र का अर्थ है, भाई रुद्र कोश है शुद्ध तोष, रुद्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रुका हुआ, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी भरा हुआ, ऑप्शन डी खाली। भाई इन चारों में से रुद्र का अर्थ है, आंसर इज ऑप्शन ए रुका हुआ। रुद्र का अर्थ होता है रुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? भाई शैशव का मतलब छोटे कुमारों का, बच्चों का शरीर किस चीज में हंसता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी घायलावस्था, ऑप्शन सी रोग शोक, ऑप्शन डी गर्मी। आंसर इज ऑप्शन सी रोग शोक में भी निम्न वर्ग के बच्चे शैशव का सुकुमार शरीर भी हंसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर या शीर्ण का अर्थ है? ऑप्शन ए शीर्ण, ऑप्शन बी विशाल, ऑप्शन सी घायल, ऑप्शन डी मोटा। भाई इन चारों में से शीर्ण का अर्थ क्या है? आंसर इज ऑप्शन ए क्षीण। क्षीण का अर्थ है क्षीण, भाई अक्षीण है क्षीण का अर्थ। जीर्ण बाहु है अक्षीण शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी शैशव, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी कृषक।
आंसर इज ऑप्शन बी शैशव। भाई शैशव का भी रोग शोक में भी सुकुमार शरीर हंसता रहता है। वो निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों का रोग दो शोक का भी कोई असर उन पर नहीं पड़ता और वो हर अवस्था में हंसते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात कही गई है। भी यहाँ पर रणतरी किस चीज से भरी होने की बात कही है। ऑप्शन ए धन से, ऑप्शन बी आकांक्षाओं से, ऑप्शन सी नवजीवन से, ऑप्शन डी गर्जन से। आंसर इज ऑप्शन बी आकांक्षाओं से बादल राग कविता में रणतरी भरी होने की बात कही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। रुद्र कोश है, शब्द तोष है, यहाँ शुद्ध का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए खिन, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी तप्त। भाई इन चारों में शुद्ध का अर्थ क्या है। आंसर इज ऑप्शन ए खिन। शुद्ध का अर्थ होता है खिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है। भाई सुख की स्थिति कैसी बताई गई है इस कविता में। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी मायावी। इन चारों में से बादल राग कविता में सुख की को कैसे बताया गया है। ऑप्शन बी अस्थिर बताया गया है। इस कविता में सुख को अस्थिर बताया गया है क्योंकि सुख के बाद दुख आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आतंक अंक पर कौन काँप रहे हैं। आतंक अंक पर कौन काँप रहे हैं। ऑप्शन ए निम्न वर्ग, ऑप्शन बी धनी वर्ग, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी श्रमिक। भाई इन चारों में से आतंक अंक पर कौन काँप रहा है। आंसर इज ऑप्शन बी धनी। पूंजीपति लोग आतंक अंक पर काँपते हैं। पूंजीपति लोग बादलों की गर्जना पर, बादलों की क्रांति पर काँपते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल विपल्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है। भाई जल विपल्लव प्लावन, भाई जब बाढ़ आती है तो पानी कहाँ पर इकट्ठा होता है, किस पर असर पड़ता है इसका। ऑप्शन ए जमीन पर, ऑप्शन बी वायु पर, ऑप्शन सी कीचड़ पर, ऑप्शन डी नभ पर। इन चारों में से किस पर बाढ़ का असर पड़ता है, प्लावन की का असर पड़ता है। आंसर इज ऑप्शन सी कीचड़ पर। जहाँ कीचड़ होता है वहीं पर बाढ़ का पानी स्थिर होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है। भाई अट्टालिकाओं को क्या कहा है निराला जी ने। ऑप्शन ए अजायब घर, ऑप्शन बी चिकित्सालय, ऑप्शन सी आतंक भवन, ऑप्शन डी योग भवन। आंसर इज ऑप्शन सी आतंक भवन कहा है निराला जी ने। अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा है। पूंजीपतियों के आतंक यानी निवास स्थान को आतंक भवन कहा है। यहाँ पर कवि ने अट्टालिकाओं के माध्यम से यानी आतंक भवन के माध्यम से पूंजीपतियों पर कड़ा व्यंग्य। तो इस प्रकार हमने इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को किए। अब हम इसके काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तरों को देखेंगे। हम काव्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। हमने पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा, हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को करा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करा और अब हमने एमसीक्यूज भी करे। तो हमें अब इन काव्य सौंदर्य पर बोध संबंधी क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम पूरी कविता को कई बार पूर्णतया पढ़ चुके हैं, खुलकर एक्सप्लेनेशन उसका कर चुके हैं। तो अब इसके काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। रुद्र कोश है शुभ तोष, अंगना अंग से लिप्ट भी, आतंक अंक पर काप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल।
त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विपल्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, धनी व्रज गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, ये जीवन के पारावार। भाई इन पंक्तियों में कवि क्या प्रश्न पूछते हैं उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, धनिकों और कृषकों के लिए प्रयुक्त विशेषणों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाई धनिक और कृषकों के लिए जोन जोन से विशेषणों का प्रयोग करा है, सुंदर प्रयोग किया है, उनको स्पष्ट कीजिए। कवि ने धनिकों के लिए यानी पूंजीपतियों के लिए रुद्र, आतंक, त्रस्त आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। उनकी घबराहट की दशा को बताते हैं वो। कृषकों के लिए जीर्ण, शीर्ण, अधीर आदि प्रयुक्त विशेषणों से किसानों की दीनहीन दशा का चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपल्लव के वीर शब्द के सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। भाई विपल्लव के वीर शब्द जो है कविता में प्रयोग हुआ है, उसके सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। आंसर, विपल्लव के वीर शब्द का प्रयोग यहाँ पर बादल के लिए किया गया है। बादल को क्रांति का अग्रणी माना गया है। बादल हर दिशा, हर तरफ विनाश कर सकता है। इस विनाश के उपरांत भी बादल का अस्तित्व ज्यों का त्यों रह जाता है। भाई जो बादल है वो विपल्लव के वीर शब्द का प्रयोग बादल के लिए क्यों होता है? क्योंकि बादल जो है क्रांति का अग्रणी माना गया है। वो विनाश के बाद भी, चारों तरफ तबाही फैलाने के बाद भी ज्यों का त्यों यानी जैसे है वैसे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काव्यांश की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस काव्यांश में कवि ने विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। आतंक, व्रज, जीर्ण, शीर्ण आदि विशेषण मन स्थिति को सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। संबोधन शैली भी है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाई इसमें खड़ी बोली, सरल सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली है, संबोधन कर करके वाक्यों को बताया गया है। और अलंकारों ने तो इसके सौंदर्य में चार चांद लगा दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इस प्रसंग पर आधारित प्रश्नों को देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। विपल्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि क्रांति से शोषक वर्ग हिल जाता है, उसे इससे अपना विनाश दिखाई देता है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग अर्थात शोषित वर्ग क्रांति से प्रसन्न होता है, क्योंकि उन्हें इससे शोषण से मुक्ति तथा खोया हुआ अधिकार मिलता है। वे क्रांति से जो शोषित वर्ग होता है वो क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि उनको उनके खोए हुए अधिकार वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के लिए प्रयुक्त विशेषणों का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पर्वत के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आशनि पात से शापित, भाई यह विशेषण उन पर्वतों के लिए है जो बिजली गिरने से भयभीत है। क्रांति से बड़े लोग ही भयभीत होते हैं। भाई जब क्रांति आती है तो बड़े लोग ही भयभीत होते हैं। इस विशेषण का प्रयोग संपूर्ण शोषक वर्ग के लिए किया गया है। संपूर्ण जो शोषक वर्ग है उनके लिए किया गया है। शक्त विक्षत हत अचल शरीर, भाई यह विशेषण क्रांति से घायल, भयभीत व सुन्न होकर बिखरे हुए शोषकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला जो है वो शोषित वर्ग के लिए हुआ है और दूसरा
शोषकों के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रपात करने वाले भीषण बादलों का छोटे पौधे कैसे आह्वान करते हैं? भाई वज्रपात करने वाले भीषण बादल जो गरजते हैं वो छोटे पौधे कैसे उनका आह्वान करते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं और क्यों करते हैं? वज्रपात करने वाले भीषण बादलों का आह्वान छोटे पौधे हिल हिल कर खिल खिल कर और हाथ हिलाकर करते हैं, क्योंकि क्रांति से ही उन्हें न्याय मिलने की आशा होती है, उन्हें ही सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। भाई जब क्रांति आएगी तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जल जैसे सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इस पद्यांश पर आधारित वाक्य देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, काव्यांश की 2 भाषिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई काव्य में 2 भाषिक विशेषताएं हैं, उसका उल्लेख कीजिए। काव्य की 2 भाषिक विशेषताएं कौन सी हैं? नंबर 1, तत्सम शब्दावली की बहुलता युक्त खड़ी बोली। भाई तत्सम शब्दावली में जो बहुत खड़ी बोली में बहुत ज़्यादा शब्द यूज हुए हैं उसकी विशेषता है। भाषा में प्रतीकात्मकता है, भाई जो भाषा कवि ने प्रयोग किया उसमें प्रतीकात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। काव्य भाषा में भाई शोक में भी हंसता है विरोधाभास अलंकार है, इसमें शोषित वर्ग के लिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाव सौंदर्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव सौंदर्य लिखना है हमें। कवि के अनुसार धनियों के आवास शोषण के केंद्र है, सदा शोषण के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं, लेकिन शोषण की चरम सीमा के बाद होने वाली क्रांति शोषण का अंत कर देती है। साथ ही शोषित वर्ग के बच्चे भी संघर्षशील और जुझारू होते हैं, वे रोग और शोक में भी प्रसन्नचित रहते हैं। भाई शोषित वर्ग के जो बच्चे होते हैं, सुकुमार छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं, उन पर रोग दो शोक का भी कोई असर नहीं पड़ता, वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। क्वेश्चन आंसर देखिए इस पर प्रसंग पर। काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। इस काव्यांश में कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। वह कहता है कि जीवन के सुखों पर दुखों की अदृश्य क्षति ही है। भाई सुखों के बाद दुख आते हैं, सुख के ऊपर दुखों की छाया मंडराती रहती है। बालक, भाई जो बालक होते हैं बिल्कुल इस पे आशंका नहीं करते, वो हमेशा हर स्थिति में खुश ही रहते हैं। प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, उसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अलंकार का नाम बताना है। भाई समीर सागर विपल्लव के बादल दुख की छाया में रूपक अलंकार है, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है। इन अलंकारों के प्रयोग से भाषिक सौंदर्य बढ़ गया है। भाई कविता में कवि ने इन अलंकारों का प्रयोग करके भाषिक सौंदर्य को बढ़ा दिया है। काव्यांश की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। आंसर इज, काव्यांश में प्रयुक्त भाषा संस्कृत शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। भाई काव्यांश में जो भाषा प्रयोग हुई है वो संस्कृत शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, जिसमें दृश्य बिंब साकार हो उठा है, जिसके अंदर दृश्य बिंब साकार हो उठा है। मेरी गर्जन में बादलों की गर्जना से, भाई मेरी गर्जन में, कवि की गर्जन में बादलों की गर्जना से श्रव्य बिंब
उपस्थित है। वे कवि यहाँ पर अपनी गर्जना को बादलों की गर्जना से कवि कंपेयर करता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर काव्य संबंधी सौंदर्य के प्रश्न उत्तर करे और हमने एमसीक्यू करे। हमने संपूर्ण चैप्टर 6 बादल राग को समाप्त किया। हमने उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया, पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन करे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे, एमसीक्यू करे, काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों को करा। हमने एक एक चीज आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत होने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। हम हर तरह की चीज़ों को एक एक तिनके के समान चीज़ों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनको पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास होए। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वीडियो को देखें और समझें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अंत तक हमारे साथ बने रहे करो, जिससे हम आपको सारी बातों को अच्छे से खुलकर बताते रहें। तो अब हम चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।